वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। इस वीडियो में आज हम समास कंप्लीट करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार आप चेक करके देखोगे तो वहाँ पे समास से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस हर एक साल पूछे गए हैं। हमने संधि विच्छेद कंप्लीट कर लिया है। कुछ कुछ पॉइंट्स जो हमने कंप्लीट किया है वो मैं आपको यहाँ पे एक बार बताना चाहूँगी इन शॉर्ट। हिंदी के सिलेबस में 2-3 टॉपिक्स ही बाकी है जिसमें समास है, स्वर और व्यंजन है और उसके बाद जो एक और बाकी है वो मैं अभी मिस कर रही हूँ, वो मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगी। उसके अलावा हमने उपसर्ग प्रत्यय कर लिया है, मुहावरे कर लिए हैं, लोकोक्तियाँ कर ली हैं, विपरीतार्थक शब्द कर लिए हैं, पेरिसिस राइटिंग संक्षेपण जो आपका आने वाला है वो कर लिया है, निबंध लेखन से रिलेटेड चीज़ें हमने कर ली हैं, पर्यायवाची शब्द, पत्र लेखन, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर रखी हैं। तो हमें करना क्या है, समास कंप्लीट करना है सिर्फ, और समास कंप्लीट करने के बाद हमें जो कंप्लीट करना है वो है आपका स्वर व्यंजन एंड कर्ता कारक कर्म कारक कितने प्रकार के होते हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ से ये 3 जो टॉपिक बाकी है यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चंस बनते हैं। मैं पहले 1 मिनट चेक कर लूँ कि ये पेन मेरा परफेक्टली वर्क क्यों नहीं कर रहा। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। कोई नहीं, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे भी माउस कर्सर, ये लो अभी स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि समास होता क्या है, इसका जो अर्थ है वो क्या होता है, समास वर्ड से हम क्या समझ सकते हैं। तो संक्षिप्त या संक्षेप रूप में लिखना समास कहलाता है और समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। कम से कम 2 शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। ठीक है, जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर कहते हैं। ठीक है, सोने के लिए घर हम क्या कहेंगे, शयन कक्ष कहेंगे। तो ये सारी चीजें। समास का प्रयोग संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है और जर्मन आदि भाषाओं में भी इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। समासिक ये जो है पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको इतना का थ्योरी, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और आपसे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कबीरदास ने ये जो लिखा है वो किस भाषा में लिखा है, हिंदी में वो पूछा गया है, जीके जीएस में नहीं। तो थोड़ा आपको कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका बेस में थोड़ा बहुत जो लाइन जरूरी है वो उसका डेप्थ में नॉलेज होना भले ही ना जरूरी हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो रिलेटेड चीज़ें पता होना चाहिए। जर्मन आदि भाषाओं में भी इसका प्रयोग होता है और समासिक शब्द अथवा पद को अर्थ के अनुकूल विभाजित करना विग्रह कहलाता है। विग्रह क्या कहलाता है, सामासिक शब्द अथवा पद को अर्थ के अनुकूल विभाजित करना विग्रह कहलाता है। अब आपको देखना है, यहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए कि कितने सारे क्वेश्चंस यहीं से आपसे पूछे हुए हैं। आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा समास है, इसमें अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, या द्विगु समास है, या द्वंद्व समास है। तो ये टोटल 5 प्रकार के समास हम आज देखने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन आप 3 नंबर का डेफिनेटली कंप्लीट कर लेंगे। तो अव्ययी भाव समास जो होता है ये पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष क्या होता है, तो ये उत्तर पद प्रधान होता है। अभी जितना जितना है जिस स्लाइड में उतना देखते चलिए, हम थोड़ा थोड़ा करके ही आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि एक ही बार में मैं बोलना शुरू कर दूंगी। एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे लेकिन एक ही स्लाइड में नहीं। तो अव्ययी भाव में हमने क्या देखा कि ये पूर्व पद होता है और तत्पुरुष में क्या होता है, ये उत्तर प्रधान होता है। कर्मधारय वही दोनों पद प्रधान होता है और द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो पहला ही पद जो संख्यावाचक हो तो कौन सा समास होगा, वो होगा द्विगु समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर दोनों शब्द के बीच हाइफन लग जाता है। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना मेल जोल या फिर हाल चाल, उस तरीके से आप हाइफन लगा सकते हैं, उस तरीके से। तो अब यहाँ पे समास जो है हमें देखना है कि समास
समास के भेद कितने हैं ये हमने देख लिया है यहाँ पे। और जस्ट अ मिनट, अभी मुझे नहीं पता ये क्या इश्यूज हैं, कुछ कुछ स्लाइड्स ऐसे हो जा रहे हैं, बट मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पे अव्ययी भाव समास जो है ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। इसमें एक्चुअली प्रथम पद या पूर्व पद जो होता है ये प्रधान हो तथा समस्त पद जो है, समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाना चाहती हूँ कि वो क्या होता है। जैसे आप लिख लो बेकाम, है ना, बेकाम। तो हमने क्या पढ़ा है कि जहाँ प्रथम पद जो है, प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो, तो काम नहीं, बेकाम, ठीक है, बेलगन से काम करना, बेकार होना, उस तरीके से बेकाम, है ना। तो ये जो है ये आपका अव्ययी भाव समास हो गया, प्रथम पद जो है वो प्रधान है। अब उसमें उसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं, तो जैसे कि बेलगाम, बिना लगाम के, ठीक है। भर पेट, भर पेट तो है ही, लेकिन यहाँ पे क्या आप क्या कहना चाहते हैं, भर पेट मतलब पेट भर के, पूरा पेट भर के। तो ये सारे जो है ये समास हो गए। अब आपसे पूछा जाता है कि अव्ययी भाव के समास, अव्ययी भाव के कितने प्रकार होते हैं, तो उतना ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कभी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पे इन शॉर्ट आपको यही जानना है कि जब दो शब्दों को मिलाकर किसी नए सामासिक शब्द या समस्त पद का निर्माण किया जाता है जिसका पूर्व पद जो है वो अव्यय हो, पूर्व पद क्या हो, ये हो अव्यय हो, तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। जिस पद का पहला पद पूर्व पद जो है वो अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है, जैसे मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह एक अलग वर्ड है, तोड़ एक अलग वर्ड है, लेकिन आपने इसको जोड़ दिया तो इसके जुड़ने से एक नया ही वर्ड बन गया। ये एम्फेसाइज कर रहा है, ये फोकस्ड वर्ड है, मुंह तोड़ जवाब देना। तो ये आपका अव्ययी भाव समास हो गया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं तत्पुरुष समास किसे बोलते हैं। तत्पुरुष समास का उत्तर पद अथवा अंतिम पद प्रधान होता है। ऐसे समास में जो प्रायः प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष से होते हैं, राइट। द्वितीय पद के विशेष से होने के कारण समास में इनकी प्रधानता होती है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, तत्पुरुष समास में दोनों शब्दों के बीच का कारक चिन्ह जो होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे राजा का कुमार, राजा का कुमार बोले तो राजा का बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं, राजकुमार। तो ये कारक वर्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। धर्म का ग्रंथ, अलग अलग धर्म का अलग अलग ग्रंथ होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग धर्म ग्रंथ होता है। रचना को करने वाला रचनाकर, है ना। तो इस तरीके से ये जो कारक शब्द है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं तत्पुरुष समास के 6 भेद। ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम देख लेते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। अब यहाँ पे कर्म तत्पुरुष में देखना है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लेप हो जाता है। जैसे सर्वभक्षी, सबका भक्षण करने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, को का भक्षण हो जाता है। मनोहर, मन को हरने वाला। गिरिधर, गिरी को, अब ये को हर जगह क्या हो जा रहा है आपका, खत्म हो जा रहा है। गिरधर, गिरी को धारण करने वाला। कटफोड़वा, कंठ को फोड़ने वाला और काट को फोड़ने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। इसी तरीके से आप कर्म तत्पुरुष का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आया करण तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे रेखा की, रेखा से अंकित, ठीक है। तो सुर रचित, सुर द्वारा रचित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित। शोक ग्रंथ, शोक से ग्रस्त। पर्ण कुटीर, पर्ण से बनी कुटीर। रोगातुर, रोग से आतुर। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। कर्मवीर, कर्म से वीर। रक्त रंजित, रक्त से रंजित, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गए करण तत्पुरुष।
अब यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष से क्या तात्पर्य है? संप्रदान तत्पुरुष में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है, जैसे युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, तो ये के लिए जो है आपका विलुप्त हो जाता है, संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। बस इतना, ये सारी चीजें आपको एक जगह नोट डाउन करनी होगी, या आप वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपको यहीं पर चीजें याद हो जाएंगी। रसोई घर, रसोई के लिए घर, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। इस तरीके से ये आपका संप्रदान तत्पुरुष हो गया। नेक्स्ट है आपका आपादान तत्पुरुष में क्या होता है? आपादान तत्पुरुष में ये जो से बीच का होता है ये विलुप्त हो जाता है। जैसे मान लो ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त हो गया। फिर आप मान लो दुरागत, तो दूर से आगत। और काम चोर मतलब काम से जी चुराने वाला। तो ये जो से वर्ड है ना, ये आपादान तत्पुरुष में विलुप्त हो जाता है। नेक्स्ट है आपका संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष क्या है? तो संबंध तत्पुरुष वैसा तत्पुरुष है जिसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की लुप्त हो जाती है। जैसे कार्यकर्ता, तो कार्य का कर्ता। विद्याभ्यास, तो विद्या का अभ्यास, तो ये का जो है ये विलुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है। जैसे रणधीर, रण में धीर। छन भंगुर, छन में भंगुर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। तो ये बीच में जो है वो विलुप्त हो जाता है, दैट इज अधिकरण तत्पुरुष। कर्मधारय समास क्या होता है? तो कर्मधारय समास जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान हो तथा विशेष से विशेषण भाव को प्राप्त होते हैं, उनके लिंग वचन भी समान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमने काफ़ी पहले पढ़ा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपका डेफिनेशन पढ़ के समझना काफ़ी मुश्किल होगा, इसलिए एग्जाम्पल तो ज़रूरी है। तो क्रोधाग्नि मतलब क्रोध रूपी अग्नि। नीलकंठ, नील है जो कंठ, नीला है जिसका कंठ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान हो। मतलब आप यहाँ पे देखिए, क्रोधाग्नि है तो क्रोध रूपी अग्नि, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सब एक रूप से समान है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है। अगर आप बोल देंगे कि महान पुरुष, तो महान है जो पुरुष महान है, ठीक है। तो महापुरुष यहाँ पे तो हो ही गया, आप महान पुरुष नहीं बोल सकते। उसके तरीके से दुर्जन, दुष्ट है जो जन, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर चरण कमल, चरण के समान कमल। नरसिंह, नर में सिंह के समान। तो इस तरीके से इसके सारे के सारे पद जो होते हैं वो सेम वैल्यू रखते हैं। अब आया द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिस समस्त पद का पहला पद जो होता है ये पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो या द्विगु समास कहलाता है। वह क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समाहार द्विगु तथा दूसरा उपपद प्रधान द्विगु समास। अब इसमें नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। सप्तर्षि, एक तो है नहीं, 7 ऋषियों का समूह है ना। पंचमढ़ी, अब आकाश बोलेंगे तो वहां पे क्या होता है? बहुत सारे चीजें होती है, आकाश में बहुत सारे सितारे होते हैं। तो सितारे मतलब बहुत सारे सितारों का, तारों का समूह। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार। अष्ट धातु, 8 धातुओं का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का। सप्ताह, 7 दिनों का। महीना, 30 दिन, 31 दिन का। साल, 12 महीने का। तो ये सब हो गया आपका द्विगु समास। क्या तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट जो है आपका वो डिजिट डिनोट करेगा, पहला पद जो है वो संख्यावाचक होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, तिरंगा मतलब 3 रंगा। अष्ट धातु मतलब 8 धातुओं को धारण करने वाला। त्रिनेत्र मतलब 3 नेत्र जिसके पास हो। पंचमढ़ी मतलब 5 से रिलेटेड है, 5 मणियों से रिलेटेड है। सप्तर्षि मतलब 7 तो होगा ही। नव मतलब 9। सप्ताह मतलब 7। तो इसी तरीके से आपको देखना है कि द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट है आपका द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास जिस समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर
और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसके 3 भेद हैं, इत्येतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। अन्न जल, अन्न और जल, नदी नाले, नदी और नाले, धन दौलत, धन और दौलत, मार पीट, साथ में ही बोला जाता है। ठीक है, आग पानी, आग और पानी, गुण दोष, गुण और दोष, इस तरीके से ये आपका हो गया द्वंद्व समास। अब लास्ट है आपका बहुव्रीहि समास। ये क्या होता है, तो ये मैं आपको जस्ट अ मिनट, आप ये जो भी स्लाइड्स का जो प्रॉब्लम है उससे आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे आपको क्या बताना है। सो जस्ट वेट, मैं यहाँ पे हमें कंप्लीट क्या करना है, बहुव्रीहि समास। ओके, यहाँ पे हमें सिंपली जो बहुव्रीहि समास में देखना है वो क्या है, तो बहुव्रीहि समास में किसी समासिक पद में प्रथम एवं जो द्वितीय पद होता है अपना मूल अर्थ खोकर अन्य अर्थ प्रकट करने लगे तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब पहला और द्वितीय पद जो होता है ये अपना जो मूल्य होता है वो खोने लगे और उसके बाद कोई अन्य अर्थ प्रकट करने लगे तो उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। जैसे सामासिक पद का विग्रह भी आप समझ सकते हैं इसको। जैसे आपको मैं बताती हूँ, त्रिनेत्र है ना, त्रिनेत्र, तो 3 है नेत्र, वह कौन है, तो वो शिव का है। उसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कि शाखा मृग, ओके, शाखा मृग, तो शाखा पर दौड़ता है जो मृग, तो वो शाखा पर जो दौड़ता है वो मृग नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा आपका बंदर। जैसे लंबोदर, लंबोदर, तो लंबा हो उदर जिसका, इसका मतलब होता है, लेकिन किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है गणेश को। जैसे तिरंगा, तिरंगा का मतलब क्या हुआ, 3 रंगों वाला, लेकिन इसको क्या है, इसको कहा क्या जाता है तिरंगा को, राष्ट्र ध्वज। तो आप समझ रहे हैं ना, ये प्रथम पद क्या है, द्वितीय पद क्या है, इससे मतलब नहीं है। इन दोनों का अपना एक अलग मतलब है, इन दोनों का साथ में एक अलग मतलब है, लेकिन उसका मतलब जो है उसका वैल्यू कुछ और है। जैसे दिनेश, दिनेश किसी का नाम है, इसका मीनिंग क्या होता है, दिन है ईश, जो वह, ठीक है, जो दिन का ईश है वो दिनेश। तो दिन का ईश कौन है, तो वो दिन का देवता कौन है, तो सूर्य का नाम दिनेश। उसी तरीके से एक और आपको मैं बताऊंगी, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, तो चंद्र है शेखर पे जिसके कौन हो जाएगा, तो चंद्र अलग शेखर अलग आप नहीं देखेंगे, वो शिव फिर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया। संधि और समास में अंतर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स संधि और समास में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे है कि अर्थ की दृष्टि से दोनों ही शब्द जो है ये समान है, अर्थात दोनों का अर्थ मेल ही है। तथा यद्यपि जैसे संधि मतलब मेल और समास मतलब भी मेल, तो दोनों का मेल ही अर्थ है, लेकिन संधि वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल है। संधि क्या है, वर्णों का मेल है। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लंब जोड़ उदर, तो लंबोदर, तो क्या हो गया, लंब जोड़ उदर, ये हो गया लंबोदर। तो यहाँ पे आ और ऊ मिलके बन गया ओ, लंबोदर। लेकिन यहाँ पे अगर समास की बात करेंगे तो लंबोदर वर्ड तो है, ठीक है, ये मेल ही है, लंबा है उदर जिसका, ये मेल ही है शब्दों का, लेकिन इसका मतलब हो जाएगा गणेश। तो ये आपको समझ में आया होगा। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होते हैं, जबकि समास में ऐसा नहीं होता है। समास में बहुत से पदों के बीच के कारण चिन्हों का अथवा समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है। जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय संधि, राजा का पुत्र, राजपुत्र, समास हो जाएगा, है ना। तो विद्या जोड़ आलय, विद्यालय हो गया, एक साथ
छोटा सा वर्ड बन गया, लेकिन राजा का पुत्र इसको हमने छोटा किया, समास किया, मतलब छोटा वर्ड इसका हमने यूज किया, एक वर्ड यूज किया। तो ये था आपका समास। इससे पहले हमने संधि भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यहाँ से आप 20 मिनट के इस वीडियो में आप 3 से 4 मार्क्स अपने एग्जाम में कंफर्म कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।